नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 4। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम अपना पिछला टॉपिक जारी रखेंगे जो कि है विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिति तथा विस्थापन सदिश। तो आइए शुरू करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग। जैसा कि आपने पढ़ा है कि इस विधि के अंतर्गत हम दो सदिश के योग के लिए उनके घटकों का योग लेते हैं और परिणामी घटक से हमें परिणामी सदिश मिलता है। तो इस केस को हम 3 आयाम में देखेंगे, मतलब 3 डायमेंशंस में। यहां पर हमने 3 सदिश के योग को दिखाया है जो कि है सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C बराबर AX प्लस BX प्लस CX I कैप प्लस AY प्लस BY प्लस CY J कैप प्लस AZ प्लस BZ प्लस CZ K कैप। यहां पर हम AX प्लस BX प्लस CX को एक अकेले चर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह। तो यहां पर हम लिखते हैं Rx बराबर AX प्लस BX प्लस CX। इसी प्रकार हम लिखते हैं Ry बराबर AY प्लस BY प्लस CY, और इसी तरह Rz बराबर AZ प्लस BZ प्लस CZ। और इस तरह हमें नई समीकरण मिलती है वेक्टर R बराबर Rx I कैप प्लस Ry J कैप प्लस Rz K कैप। अब इस समीकरण को अगर हम पहली समीकरण से कंपेयर करें तो हमें मिलता है सदिश R बराबर सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C, और इस प्रकार विश्लेषणात्मक विधि द्वारा हमें A, B तथा C सदिश का योग प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हमारे पास एक सदिश A है जिसका मान है 12 I कैप माइनस 4 J कैप। साथ ही एक सदिश B है जिसका मान है 2 I कैप प्लस 8 J कैप। अब हमें इन दोनों सदिश का योग विश्लेषणात्मक विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको इस तरह लिखते हैं, सदिश A प्लस सदिश B बराबर सदिश R। अब हम R के घटक का मान ज्ञात करते हैं। घटक को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट्स। तो Rx का मान होगा AX प्लस BX, और इसी प्रकार यहां पर हम मान रखते हैं जो कि है 12 प्लस 2, जिससे हमें मिलता है 14। और इसी तरह Ry का मान होता है AY प्लस BY। अब हम यहाँ पर AY और BY के मान रखते हैं जो कि इस तरह से हैं। तो इससे हमें मिलता है -4 प्लस 8 बराबर प्लस 4, और इस तरह हम सदिश R को लिख सकते हैं Rx I कैप प्लस Ry J कैप। अब इस समीकरण में हम Rx तथा Ry के मान रखते हैं जिससे हमें मिलता है सदिश R बराबर 14 I कैप प्लस 4 J कैप। और इस तरह विश्लेषणात्मक विधि द्वारा हम दो सदिश का योग प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और दो सदिश के योग के परिणामी सदिश का परिमाण कोण के रूप में ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम दो सदिश लेते हैं, जिसमें पहला सदिश इस प्रकार है सदिश A तथा दूसरा सदिश इस प्रकार है जो कि है सदिश B। अब इन दोनों सदिश का प्रयोग करके हम यहाँ समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं जो कि इस तरह से होता है। अब इस चतुर्भुज में वेक्टर A और वेक्टर B के योग का परिणामी सदिश हम इस तरह विकर्ण द्वारा दिखा सकते हैं, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मानते हैं सदिश A तथा सदिश B के बीच का कोण थीटा है। अब सदिश R के परिमाण का मान थीटा के टर्म्स में ज्ञात करने के लिए हम सदिश A को कुछ आगे बढ़ा देते हैं जो कि इस तरह से है,
और साथ ही इस पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। अब हम इस चतुर्भुज के लिए डिफाइन करते हैं। यहां पर बिंदु M, N, Q, O और P। अब आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा त्रिभुज M, Q और O एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें M, Q, O कोण 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, जिसमें हम लिखते हैं MQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर इज इक्वल टू MO स्क्वायर। अब हम यहां पर इनकी वैल्यू लिखते हैं, जो कि है MQ के लिए वेक्टर A मतलब सदिश A प्लस सदिश B cos थीटा। इसी प्रकार QO के लिए लिखते हैं सदिश B sin थीटा, और इसी तरह MO के लिए लिखते हैं सदिश R। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसका हल देखते हैं। तो इस समीकरण को हम खोल के इस तरह लिख सकते हैं, जहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर है। इस तरह यहां पर हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की टर्म मिलती है, जिसका मान होता है 1। तो इसलिए हम इस समीकरण का हल अब आगे इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि है a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो इस तरह हम परिणामी सदिश का परिमाण इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जो कि है r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर, और ये हमारा परिणामी सदिश का परिमाण होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और परिणामी सदिश तथा क्षैतिज अक्ष के बीच के कोण का संबंध देखते हैं। इसके लिए हम ये फिगर लेते हैं, जहां पर हम परिणामी सदिश जो कि MO है, इसका कोण क्षैतिज अक्ष से लेते हैं, जिसे अल्फा से दिखाया गया है। इस कोण का संबंध हम इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, जो है tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जहां पर आप लिख सकते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके लिए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में हमारे पास दो सदिश के परिमाण हैं, जिसमें पहला है सदिश A जिसका परिमाण है 6 तथा दूसरा सदिश है B जिसका परिमाण है 8, और हमें इन दोनों सदिश के बीच का कोण ज्ञात है, जिसका मान है थीटा बराबर 30 डिग्री। अब हमें इनका प्रयोग करके इनका परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर। यहां पर a और b सदिश a तथा b के परिमाण हैं। तो चलिए हम यहां पर a, b और थीटा के मान रखते हैं, जिससे हमें मिलता है r बराबर अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 cos 30 प्लस 8 स्क्वायर, जिससे हमें मान मिलता है 13.53। और इस तरह हम इस सूत्र का प्रयोग करके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्थिति तथा विस्थापन सदिश पर नजर डालते हैं। एक समतल में स्थित किसी कण का x y निर्देशांक के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है, जो समीकरण है सदिश r बराबर x i कैप प्लस y j कैप। तो आइए इसे ग्राफ से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x तथा y अक्ष है, और किसी कण की x अक्ष के लिए दूरी इस तरह से और y अक्ष के लिए दूरी इस तरह से है। अब कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों रेखाओं को विस्थापित करते हैं, जिससे हमें अंतिम बिंदु इस तरह से मिलता है, और यही बिंदु हमारा स्थिति को दर्शाता है, जिसे हमने लाल रंग के वेक्टर से दिखाया है। इस वेक्टर के क्षैतिज अक्ष के घटक को x i कैप से डिनोट करते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष के लिए y j कैप से। तो चलिए आगे चलते हैं और विस्थापन सदिश के ऊपर नजर डालते हैं। इसके लिए भी
हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, जहां पर हम मानते हैं कोई कण इस पाथ में गति कर रहा है जिसकी प्रारंभिक स्थिति इस पॉइंट पर और अंतिम स्थिति इस बिंदु पर थी, जिनके नाम है ए तथा बी। जिसके लिए हम प्रारंभिक स्थिति सदिश इस प्रकार खींच सकते हैं, जो है वेक्टर r1 मतलब सदिश r1, और अंतिम स्थिति सदिश इस तरह से, जो है सदिश r2। अब जैसा कि आप जानते हैं, विस्थापन प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की मिनिमम दूरी होती है, इसलिए हम विस्थापन को इस ब्लैक कलर के एरो से डिनोट कर सकते हैं, जिसका नाम है सदिश r। अब यदि हम यहाँ पर सदिश योग के त्रिभुज नियम से देखें तो हम लिख सकते हैं सदिश r बराबर सदिश r2 माइनस सदिश r1, जहां सदिश r विस्थापन सदिश है। अब अगर हम यहाँ r2 और r1 को i कैप तथा j कैप के घटकों में लिखें तो हम इस समीकरण को इस तरह लिख सकते हैं, जिससे हमें मिलता है सदिश r बराबर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, जहां पर हम x2 माइनस x1 को डेल्टा x तथा y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख सकते हैं। यहां पर डेल्टा x हम ग्राफ में इस तरह दिखा सकते हैं, और इसी प्रकार हम ग्राफ में डेल्टा y को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह हमें विस्थापन सदिश ज्ञात हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा विश्लेषणात्मक विधि द्वारा सदिशों का योग, जिसको हमने 3 आयाम के लिए पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा स्थिति सदिश के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा विस्थापन सदिश के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वेग तथा त्वरण के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी समतल में एक समान त्वरण से गति के बारे में, तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे 2 विमाओं में आपेक्षिक वेग के बारे में। धन्यवाद।